हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रॉन्ग दैट मीन्स इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। यह फोर्स 10 to the power 38 टाइम्स स्ट्रांगर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से और 100 टाइम्स स्ट्रांगर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। मतलब कि ये बहुत स्ट्रांग फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है। हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो न्यूक्लियस से बहुत सारे प्रोटॉन्स हो सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट में अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। तो अगर हम किन्हीं दो प्रोटॉन की बात करें और हम जानते हैं प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पढ़ा था। और यहाँ पर ये चार्ज, ये प्रोटॉन बहुत ही छोटी डिस्टेंस में होते हैं। इससे क्या पता चलता है, अगर सपोज करिए कोई प्रोटॉन है दो, एक प्रोटॉन यहाँ है और एक प्रोटॉन यहाँ पर है, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम नियर अबाउट 1 फेम्टोमीटर मान लें, मतलब कि 1 × 10⁻15 मीटर। और इस फोर्स को अगर हम कैलकुलेट करें, फोर्स का फार्मूला था वहाँ पर हमारा F = 9 × 10⁻9 Q1 Q2/r²। अगर r की वैल्यू हम लोग 1 फेम्टोमीटर रखें, Q1 की वैल्यू चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 × 10⁻19, Q2 की भी वैल्यू यही है 1.6 × 10⁻19। तो इसका मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट ये 230 न्यूटन के बराबर फोर्स आता है। इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा बड़ा फोर्स है। अगर प्रोटॉन के बीच में इतना तगड़ा फोर्स लग रहा है तो प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कोई ना कोई बहुत ही स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को बांधे हुए है। एक्चुअल में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, बराबर का अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। इसीलिए हम लोग न्यूक्लियर फोर्स को चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स बोलते हैं। मतलब फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये बराबर होता है। इसका मतलब कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर का वह फोर्स जिसके कारण हमारे न्यूक्लियंस का मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल हैं, इन्हीं को न्यूक्लियन बोलते हैं। तो वह फोर्स जो न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखता है, उसी को न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ डेफिनेशन में लिखा गया है, द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स टुगेदर द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर वह फोर्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखता है, उसी को न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर साइंटिस्टों के अंदर मन में ये बात आई कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। इसका मतलब है कि उस प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच उस रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगना चाहिए। तो अट्रैक्टिव फोर्स, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का फोर्स है। जब साइंटिस्टों ने इसके नेचर के बारे में पढ़ा तो एक ग्राफ बना। तो ग्राफ इस टाइप का कुछ था, फोर्स और रेंज। यहाँ रेंज आपकी फेम्टोमीटर में दिखाई गई है। 1 फेम्टोमीटर मीन्स 1 × 10⁻15 मीटर। और इधर फोर्स प्लाट किया गया। और किसके बीच का फोर्स है ये? दो न्यूक्लियंस के, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो कोई भी दो न्यूक्लियन हो सकता है। उनके बीच के फोर्स और डिस्टेंस को जब प्लाट किया गया तो ये देखा गया कि ये फोर्स
देखिए यहाँ पर 2.5 और 3 फेम्टोमीटर के बीच में 3 फेम्टोमीटर के बाद जा कर के लगभग 0 हो जाता है और 2.5 से ही ये बहुत कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन 1 फेम्टोमीटर पर ये फोर्स सबसे ज़्यादा होता है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स है 1 फेम्टोमीटर पर। लेकिन यहाँ पर और आगे आइए, देखिए 1 फेम्टोमीटर सबसे स्ट्रांग है। 1 फेम्टोमीटर से अगर आप राइट जा रहे हैं तो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रहा है, फोर्स कम हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये प्लस एफ है ऊपर, इधर माइनस एफ, कहने का मतलब ये फोर्स आपका माइनस का मतलब हुआ अट्रैक्टिव फोर्स है, तो जो नीचे है माइनस एफ है वो अट्रैक्टिव फोर्स शो करता है। क्योंकि अगर आप फोर्स को कैलकुलेट करेंगे के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, तो दोनों Q1 और Q2 में से अगर कोई एक चार्ज पॉजिटिव होगा या दूसरा नेगेटिव होगा तभी आपके अनलाइक चार्जेस बनेंगे, वो तभी अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव आएगा। फोर्स नेगेटिव का मतलब कि वो दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, क्योंकि एक उसमें से पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, मतलब वो अनलाइक चार्जेज हैं। तो यहाँ पर फोर्स देखिए यहाँ पर नीचे है ये, तो फोर्स ये ओरिजिन माना गया है, तो नीचे फोर्स माइनस एफ मतलब कि ये नेगेटिव फोर्स है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है। तो यहाँ से इधर देखिए फोर्स कम हो रहा है, एक्सपोनेंशियल कम हो रहा है। इधर जाने पर लेफ्ट जाने पर इस 1 फेम्टोमीटर से यहाँ भी फोर्स कम हो रहा है और 0.8 फेम्टोमीटर पर यह फोर्स 0 हो जाता है। और अगर आप 0.8 फेम्टोमीटर से डिस्टेंस और कम कर दें न्यूक्लियन की तो ये फोर्स रिपल्सिव हो जा रहा है। देखिए इधर प्लस एफ की तरफ चला जा रहा है, ये रिपल्सिव फोर्स शो कर रहा है। कहने का मतलब कि जो न्यूक्लियर फोर्स है ये अट्रैक्टिव नेचर भी शो कर रहा है और रिपल्सिव नेचर भी शो कर रहा है। तो कुल मिला के ये एक स्प्रिंग फोर्स की तरह काम करता है। जैसे हमने किसी स्प्रिंग को ले लें तो अगर उसको हम इक्विलिब्रियम में रखें तो सपोज करिए दो उसके जो स्प्रिंग के सर्कल्स हैं, इन्वलप्स हैं, दो बनते हैं जो, उनके बीच की डिस्टेंस अगर फिक्स है, सपोज करिए 0.8 मीटर है, तो वहाँ पर उस समय कोई फोर्स नहीं लगता है। लेकिन अगर उसकी स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करके फैला दें तो अगर उसको फैला के छोड़ दें तो स्प्रिंग फिर से अपने आप इक्विलिब्रियम पोजीशन में आती है। मतलब कि अगर आप डिस्टेंस न्यूक्लियन के बीच की बढ़ा रहे हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, लेकिन स्प्रिंग को अगर कंप्रेस कर दें इक्विलिब्रियम से, जैसे यहाँ इक्विलिब्रियम का क्या है 0.8 फेम्टोमीटर पर इक्विलिब्रियम है, वहाँ पर फोर्स 0 है, उससे भी कम अगर डिस्टेंस कर दें तो स्प्रिंग क्या करता है, रिपल्सिव फोर्स लगा के फिर से वो इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स है ये अट्रैक्टिव नेचर तो है, अट्रैक्टिव तो शो करता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव नेचर है, लेकिन अगर एक सर्टेन लिमिट से कम न्यूक्लियन के बीच की डिस्टेंस हो जाती है तो वो रिपल्सिव नेचर शो करता है। वो इस ग्राफ से यहाँ पर एकदम क्लियर हो रहा है, ठीक है। अभी भी इसका जो एक्सप्लेनेशन था अभी कोई दे नहीं पाया था साइंटिस्ट, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जापानीज हाइडेकी युकावा, उन्होंने पार्टिकल एक्सचेंज थ्योरी दिया। पार्टिकल एक्सचेंज थ्योरी में उन्होंने ये बताया, इसी को मेजॉन थ्योरी भी बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स के लिए। उन्होंने कहा कि अगर दो पार्टिकल के बीच में, जैसे प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, दो कोई भी पार्टिकल है, दो सिस्टम है, दोनों के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब है कि वो दोनों सिस्टम, दोनों बॉडी, यहाँ पर वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, दोनों से कोई ना कोई पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा है। मतलब पार्टिकल इमिट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट और दूसरा एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो इमिट कर रहा है, ये पहला वाला एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी को बोलते हैं पार्टिकल एक्सचेंज थ्योरी। यहाँ पर ये लिखा गया है पार्टिकल एक्सचेंज थ्योरी, द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स। इसी को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल थ्योरी। कहने का मतलब किसी भी दो न्यूक्लियन के बीच में अगर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर न्यूक्लियन अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन माने, इसका मतलब प्रोटॉन कोई पार्टिकल इमिट कर रहा है, न्यूट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर न्यूट्रॉन पार्टिकल को इमिट कर रहा है और प्रोटॉन एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब दोनों से कंटिन्यूअस किसी न किसी पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा है,
उसी पार्टिकल के एक्सचेंज होने के कारण ही फोर्स यहाँ लग रहा है। हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में भी पढ़े थे, वहाँ हमने कहा था कि अगर कोई भी दो बॉडी है, मास है, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है तो किसी ना किसी पार्टिकल के एक्सचेंज के कारण लगता है। वहाँ पर उस पार्टिकल का नाम ग्रेविटॉन बताया था हमने। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसके लिए जो एक्सचेंज पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल था उसका नाम फोटॉन था। इसी तरह यहाँ पर भी वो पार्टिकल है कोई ना कोई जो इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, आप इस डेफिनेशन को पहले नोट कर लीजिए, फिर यहाँ मिटाते हैं, फिर हम आपको इसको अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसको नोट कर लीजिए, इधर वाला पोर्शन। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। पहले तो आप पार्टिकल एक्सचेंज थ्योरी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज करिए कोई दो पर्सन हैं, एक यक्स है और एक वाई है। चलिए हम यहाँ पर आपको समझाते हैं, ज़रा कोशिश करते समझाने की। एक सपोज करिए एक्स पर्सन है और दूसरा है वाई। ये यहाँ से बॉल को फेंक रहा है, एक बॉल है मान लीजिए कोई, और इस बॉल को एक्स ले रहा है। सपोज कहने का मतलब दो पर्सन है यक्स और वाई, एक यक्स है और एक वाई, दोनों के बीच कैच का एक मैच हो रहा है। जैसे आप लोग बॉल फेंकते हैं और दूसरे लोग कैच करते हैं, फिर वो कैच करके उसको फेंकते हैं। तो अगर ये कैच का गेम अगर आप खेले ही होंगे तो इसमें सोचिए अगर कोई थर्ड पर्सन दूर से देखे तो कैच का गेम कब पॉसिबल है। अगर एक पर्सन बॉल फेंकता है तो दूसरा कैच करता है, दूसरा कैच करता है, फिर उसको फेंकता है, फिर पहला कैच करता है। तो ये बहुत दूर तक नहीं पॉसिबल है। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो कैच का गेम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसी तरह से अगर वो डिस्टेंस बहुत कम हो जाए तब भी कैच नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि ये जब डिस्टेंस कम हो जाएगी तो पर्सन अपने आप दूर चले जाएंगे, और बहुत दूर अगर चले गए खेलते खेलते तो अपने आप पास चले आएंगे। तो दूर बैठा हुआ आदमी क्या सोचेगा कि दोनों के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, लेकिन उसके पीछे कारण कौन है। अगर ये कैच मैच न खेल रहे होते तो शायद ये दूर चले जाते या आपस में करीब चले जाते। लेकिन इस पार्टिकल के एक्सचेंज के कारण जो बॉल फेंक रहा है एक पर्सन तो दूसरा कैच कर रहा है, दूसरा कैच कर रहा है, फिर वो फेंक रहा है। इस कैच मैच के कारण मतलब कि यहाँ से पार्टिकल एक्सचेंज हुआ एक्स से वाई के पास, फिर वाई कैच किया वाई से एक्स के पास। इस पार्टिकल के एक्सचेंज के कारण इन दोनों पर्सन एक्स और वाई के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। सेम यही कॉन्सेप्ट न्यूक्लियस के बीच भी है। इसको हम लोग समझते हैं जरा सा, ठीक है। एक्चुअल में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, हम लोग अभी तक क्या जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे छोटे पार्टिकल हैं, मतलब ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं। लेकिन प्रोटॉन भी कुछ पार्टिकल से मिलके बना होता है, मतलब प्रोटॉन से भी छोटे पार्टिकल हैं। ये डिस्कवरीज में देखा गया है, एक्सपेरिमेंट में देखा गया। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनका नाम है क्वार्क्स। तो क्वार्क्स एक्चुअल में 6 टाइप्स के होते हैं। यहाँ हम लिखेंगे नहीं, आप समझ लीजिए, आपके लिए समझना जरूरी है, समझ लेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो क्वार्क कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप के। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क एंड बॉटम क्वार्क। आप जब भी पढ़िए, वीडियो को देखिए तो कॉपी और पेन के साथ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखना संभव नहीं हो पाता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो जो हम बोलते हैं उसको आप लिखते भी चलिए, काफ़ी चीज़ें हम लिख भी देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या है? क्वार्क्स है, मतलब इससे प्रोटॉन से भी छोटे पार्टिकल हैं। और क्वार्क्स कितने टाइप के हैं? 6 टाइप के। कौन कौन से? अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम।
लेकिन इसमें से अप और डाउन क्वार्क ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए को बनाने के लिए रोल प्ले करते हैं। बाकी जो 4 क्वार्क्स हैं उनका मास ज़्यादा होता है, इसलिए वो इसमें रोल नहीं प्ले करते हैं। अप और डाउन क्वार्क का मास कम होता है। और इस पर चार्ज आप समझ लीजिए, जो अप क्वार्क होता है इसका जो चार्ज है वो +2/3 होता है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, और जो डाउन क्वार्क है इस पर चार्ज होता है -E/3। जो ई है उसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हैं? क्वार्क्स। ये क्वार्क्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे हैं। देखिए, प्रोटॉन पर चार्ज था +E, इस पर चार्ज है 2/3। ठीक है, ये हमें पता है। तो अब जरा आप दिमाग लगा के बताइए कि प्रोटॉन को बनाने में कौन कौन से क्वार्क रोल प्ले करेंगे। एक्चुअल में जो प्रोटॉन होता है वो 2 अप क्वार्क U और एक डाउन क्वार्क से मिलके बनता है। जरा सोचिए कैसे हुआ होगा। U का मतलब कि अप क्वार्क का मतलब +2/3 चार्ज, यहाँ पर अगर हम +2/3 लिख दें, फिर U, इसका मतलब फिर इस पर भी +2/3 का चार्ज है, और प्लस D का मतलब -E/3। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2/3, 2/3, 4/3, इसमें से E/3 जब चला जाएगा तो क्या बचेगा? 3E/3। कहने का मतलब E +E, यही तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है, +E मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रोटॉन, इसका मतलब प्रोटॉन क्या है? 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलके बना हुआ है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इसी तरह से जो न्यूट्रॉन है वो एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। इसको आप अपने आप निकाल सकते हैं। अप क्वार्क का मतलब +2/3, डाउन क्वार्क का मतलब -E/3, और फिर से एक डाउन क्वार्क -E/3। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 0 चार्ज आ गया। कहने न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना है, और न्यूट्रॉन एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। एक्चुअल में अगर पार्टिकल एक्सचेंज थ्योरी आपको समझना है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स समझना है, तो आपको क्वार्क समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए हम इसको थोड़ा सा और विजुअलाइज करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने बनाया है, देखिए प्रोटॉन, तो प्रोटॉन क्या है? 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। इसी तरह न्यूट्रॉन में देखिए एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है इसमें कि जो अप क्वार्क हैं, जो इनके बीच में भी बहुत ही स्ट्रांग इंटरेक्शन होता है। जो विद इन प्रोटॉन और विद इन न्यूट्रॉन के बीच में जो स्ट्रांग फोर्स लगता है उसको हम लोग स्ट्रांग इंटरेक्शन बोलते हैं। क्या कहा गया है उसको? स्ट्रांग इंटरेक्शन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी फोर्स लगता है अट्रैक्टिव, उसको बोलते हैं रेजिडुअल न्यूक्लियर फोर्स या रेजिडुअल न्यूक्लियर इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है, जैसे अप क्वार्क और डाउन क्वार्क तीनों एक में बंधे हुए हैं, तीनों एक दूसरे से अटैच हैं, तभी प्रोटॉन बन रहा है। हमने देखा कि प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। अब यहाँ से जो पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है आपस में, जिसके कारण ये बंधे हुए हैं, उस पार्टिकल का नाम है ग्लूऑन। ग्लूऑन का मतलब ग्लू से बना हुआ है, ग्लू का मतलब चिपका लेना, आप जानते हैं, गम। तो ये 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क ये आपस में क्या एक्सचेंज करते हैं? ग्लूऑन पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं, जिससे कि प्रोटॉन की अपनी आइडेंटिटी बनी रहती है। ऐसे ही यहाँ पर न्यूट्रॉन में भी एक अप क्वार्क है, 2 डाउन क्वार्क हैं, और क्वार्क के बीच में जो
पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे हैं उसका नाम है ग्लूऑन। ठीक है, ये तो बात आ गई कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे आपस में अपनी आइडेंटिटी को बनाए हुए हैं। फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लग रहा है, बहुत ही स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, बहुत ज़्यादा लग रहा है। उसके लिए जो पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम है पाई मेसॉन्स या पाई मेसॉन्स बोलते हैं, इसको पाइऑन्स भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन जो जिस पार्टिकल के एक्सचेंज से बंधे हुए हैं, जिसके कारण उसमें अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, उसका नाम है पाइऑन। और जो आपका क्वार्क्स हैं अंदर, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, उसके पीछे कौन सा पार्टिकल है? ग्लूऑन। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रांगेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स है इन द नेचर, लेकिन यह फोर्स 0.8 फेम्टोमीटर से कम अगर डिस्टेंस हो जाएगी दो न्यूक्लियन के बीच की, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच की, तो ये फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसको भी हम लिखवा भी देंगे आपको। तो इसकी प्रॉपर्टी चलिए आप बताइए ज़रा, इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो इतना आपको बताने, इतना समझाने को नहीं आएगा, केवल आपको ये तो हमने नॉलेज के लिए बता दिया, बाकी आपको इसकी प्रॉपर्टी ही आती है, क्या है ये और इसकी प्रॉपर्टी क्या है। चलिए कुछ प्रॉपर्टी सोचिए आप अपने दिमाग में। तो एक प्रॉपर्टी तो सबसे पहले हम लोगों को समझ में आ गई कि जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। अब चलिए इसको हम लिखाएंगे नहीं, आप अपने आप लिख लेंगे। तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? नंबर 1, ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, क्योंकि चाहे ये फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है। ठीक है, और ये लगभग बराबर होता है। Fn फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, और ये फोर्स बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन, ये तीनों फोर्स लगभग बराबर होते हैं। और हमें पता है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। कैसा है? चार्ज इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलिए और बताइए प्रॉपर्टी। बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, चलिए हम लिख भी देते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है इसकी? बहुत ही इसकी क्या है? शॉर्ट रेंज बहुत कम है, शॉर्ट रेंज। तो कितनी रेंज है? विद इन फ्यू फेम्टोमीटर्स। देखा था ग्राफ में 3 फेम्टोमीटर पर वो 0 हो जा रहा था। चलिए नंबर 1 था आपका चार्ज इंडिपेंडेंट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या मिली आपको? शॉर्ट रेंज। अप्रॉक्सीमेटली 10⁻15 मीटर की रेंज में होता है, 3 फेम्टोमीटर पर जाकर के ये फोर्स नियर अबाउट 0 हो जाता है। ठीक है, और बताइए। बेसिकली ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन 0.8 फेम्टोमीटर से कम अगर डिस्टेंस हो जाती है न्यूक्लियंस के बीच की, तो ये रिपल्सिव हो जाता है। मतलब बेसिकली इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स, इसको नोट कर लीजिएगा। बेसिकली इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स बट it will be repulsive if the distance between two nucleon less than 0.8 femtometer. ओके, और बताइए आपका जो ये न्यूक्लियर फोर्स है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और नॉन सेंट्रल फोर्स भी है। मतलब कि नॉन कंजर्वेटिव और नॉन सेंट्रल। हम लोगों ने पढ़ा था अभी
ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल का मतलब द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये बड़ा क्रिटिकल फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था, द वर्क डन बाई और अगेंस्ट द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। अगर ऐसा है तो वो कंजर्वेटिव है, लेकिन यहाँ पर ये नॉन कंजर्वेटिव और नॉन सेंट्रल, और इसका कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है। वहाँ पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए भी फार्मूला बनाया था और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी फार्मूला बनाया था। ठीक है, तो इसका नो मैथमेटिकल फार्मूला। और बताइए, वहाँ पर ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा था, यहाँ पर इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं होता है। इट डज नॉट फॉलो द इन्वर्स स्क्वायर लॉ। और द पार्टिकल एक्सचेंज फॉर दिस फोर्स, कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है? पाइऑन या पाई मेसॉन। तो द एक्सचेंज पार्टिकल फॉर दिस फोर्स का कौन सा है? पाई मेसॉन। एक्सचेंज पार्टिकल क्या है? पाइऑन या पाई मेसॉन। ठीक है, इस तरह हम लोग स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फोर्स है। आप जब पढ़िए तो कॉपी पेन के साथ बैठ के नोट्स बनाइए, समझिए इसको अच्छे से। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स समझने का सब्जेक्ट है। अगर आप इसको सुन लेंगे और समझेंगे नहीं, जब तक इसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर फिजिक्स आएगी नहीं। आप फिजिक्स के प्रति आपका अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा। फिजिक्स को अगर आपको समझना है, बढ़िया से अच्छे से पढ़ना है, तो आप हर कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझिए। कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसके बारे में आपको हर जगह पॉइंट हिट करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।